डियर CSS एंड PMS एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मलिक हसन अली है और CSS 2018 क्वालिफाइड हूँ और रावलपिंडी में मेरी एकेडमी है जिसमें मैं CSS और PMS और इसके अलावा बाकी जितने भी गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवाता हूँ। अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0304591024 अवेलेबल है। इस पर आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए से कांटेक्ट करके मुख्तलिफ़ जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस, एट कैंपस क्लासेस, इसके अलावा इवेल्यूएशंस और इसके अलावा आपके नोट्स और इसके अलावा जो आपके स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है उसको भी मैं ऑफ़र करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल जो है आप 0304591024 व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आप सिर्फ मुझे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कॉल मैं नहीं लेता, ठीक है। तो इस डिटेल के साथ अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की है कि सर 27th अमेंडमेंट के ऊपर जो है एक लेक्चर बनाया जाए जिसमें इसको डिटेल में एनालाइज करके आप दें, ताकि आगे जो स्टूडेंट्स अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उनको आसानी हो जाए और बात समझ आ जाए और इसके हवाले से एक कम्प्रिहेंसिव व्यू उनके पास आ जाए। तो इसमें यह है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 27th अमेंडमेंट है क्या। तो 27th अमेंडमेंट बेसिकली कंटिन्यूएशन है 26th अमेंडमेंट की, जिसके अंदर क्या है कि बहुत सी आपके जुडिशल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाई गई, ठीक है। उसमें जजेस के अपॉइंटमेंट का मेथड और इसके अलावा फिर कुछ सब्सिक्वेंट चीज़ें चेंज की गई। तो उसी को देखते हुए मज़ीद जो है अब इसमें एक और अमेंडमेंट लेके आई गई है जिसको हम 27th अमेंडमेंट कहते हैं, जिसमें मेन थ्रस्ट जो है वो दो एरियाज़ पे है। एक तो वही 26th अमेंडमेंट की कंटिन्यूएशन जिसको हम जुडिशियल रिफॉर्म्स कहेंगे, और दूसरा ये है कि कुछ जो आर्मी का कमांड का स्ट्रक्चर है आर्म फोर्सेस का, उसको जो है थोड़ा सा चेंज किया गया। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि हम सबसे पहले अमेंडमेंट के जो बिल है उसको देख लेते हैं कि वो बेसिकली कहता क्या है। ये सेनेट की वेबसाइट से मैंने इसको लिया है एज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेनेट। यही बिल क्योंकि पास हो गया, लॉ बन चुका है 27th अमेंडमेंट की सूरत में, तो इसी को हम सेक्शन वाइज जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं उनको देखते हैं और फिर उसके बाद क्या है कि हम उस पर थोड़ा सा उसके मेरिट्स डिमेरिट्स को भी फिर देखेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे जो चेंज एक सबसे बड़ी हमें नज़र आती है वो आर्टिकल 59 के अंदर है, जिसमें टर्म ऑफ मेंबर जो है, जो आपका नेशनल असम्बली या सेनेट का जो मेंबर है या पूरी असम्बली की मुद्दत जो है उसको जो है वो बाकायदा जो है वो एक डेट के साथ जो है वो स्पेसिफाई कर दिया गया। यानी जो भी ईयर जो है मार्च 11 जो डेट होगी उसकी वो कंसीडर की जाएगी। यानी अगर किसी भी हुकूमत के 5 साल पूरे हो गए हैं तो जो 5वां साल है उसकी 11 मार्च को ये समझ लिया जाएगा कि उसके 5 साल पूरे हो गए। इसी तरह MPs के, MNAs के, आपके सेनेटर्स का जो टाइम है टेन्योर ईयर्स में, वो उसको इनडेफिनेट नहीं रहने दिया गया, बल्कि उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट जो है वो 11 मार्च जो है वो असाइन कर दी गई है, ठीक है। तो ये एक पहली मेजर चेंज है, यानी डेट के साथ फिक्स किया गया कि अगर आपकी 4 साल या 5 साल की हुकूमत है तो वो जो भी 5वां साल होगा उसकी 11 मार्च को उसकी टर्म जो है वो पूरी कंसिडर की जाएगी। इसी तरह सूबाई असम्बलियों की भी, और इसी तरह जो है ये आपके जो सेनेटर्स हैं उनकी टर्म भी, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये एक स्टेप है कि ये एक ही दिन इलेक्शंस की तरफ जा सकेगा जैसे अभी भी होता है, और एक ही दिन में ये है कि टेन्योर सारी असम्बलीज की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मज़ीद इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं वो हम आगे अगले सेक्शन में, अगले पार्ट में अपने लेक्चर के डिस्कस करेंगे। अभी दूसरा जो इसके अंदर जो चेंज है वो है आर्टिकल 93। इसमें क्या है, द वर्ड 5 द वर्ड 7, ठीक है। यानी वर्ड 5 को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है वर्ड 7 से। अब आर्टिकल 93 जो है बेसिकली वो डील करता है प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं कि वो अपनी कैबिनेट में कितने नॉन इलेक्टेड एडवाइज़र्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पहले ये तादाद 5 थी, यानी 5 एडवाइज़र्स जो हैं वो रखे जा सकते थे, अब इसको बढ़ा के 7 कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह आर्टिकल 130 के अंदर चेंज है। वो चेंज क्या है कि जो कैबिनेट का साइज़ है उसको, जो भी प्रोविंशियल और जो फेडरल कैबिनेट्स होती हैं उनको 11% से बढ़ा के 13% कर दिया गया, ठीक है। यानी जो भी आपकी हुकूमत का टोटल मेंबर्स हैं उनके 11% जो है वो कैबिनेट में आ सकते हैं। पहले आ सकते थे और अब वो क्या है बढ़ के 13% हो गया। यही आपकी फेडरल कैबिनेट में भी और यही आपकी प्रोविंशियल कैबिनेट में भी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ी चेंज है
जो इम्पोर्टेंट चेंज है उसको, सारी चेंजेस को तो लेके चलना पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है मेरी नज़र से भी कुछ रह जाएँ, लेकिन आपको एक अच्छा ओवरव्यू देने के लिए जो मुझे इम्पोर्टेंट चेंजेस लगती हैं सिर्फ मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा। कोई कमी पेशी रह जाए तो आप उसको फर्दर जो वीडियो होगी यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैं अपने शेयर कर दूँगा। तो उसमें आप कमेंट्स में जो है आप उसको मज़ीद कोई अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप समझना चाहते हैं, जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उसको वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है? प्लस आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपके साथ शेयर किया 0304591024, उस पे भी आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा, अब जो अगली चेंज है वो क्या है? प्रोवाइडेड दैट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हैव इक्वल नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम ईच प्रोविंस, ठीक है? यानी जो एक पूरा चैप्टर 1A आइन में ऐड किया गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड के नाम से, तो उसका जो आर्टिकल 175 बी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोड के फॉर्मेशन के बारे में कही गई है, तो उसमें एक जो अहम बात है वो ये है कि जो जजेस होंगे इसके, वो सारे सूबों के बराबर नंबर ऑफ जजेस होंगे, ठीक है? यानी हर सूबे से उसकी तादाद बराबर होगी, ताकि क्या है कि जो फेडरल प्रिंसिपल है उसको थोड़ा सा इनकुलकेट किया जाए, ठीक है? हर सूबे की इक्वल नुमाइंदगी होगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। अच्छा, उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन को ओरिजिनल रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें डायरेक्ट जो है पिटीशंस फाइल की जा सकती हैं। इसको अपीलेट कोर्ट के तौर पे नहीं लिया जाता कि भाई पहले आप सेशन कोर्ट में पहले अपना केस लेके जाएं, वहाँ से फिर आप हाई कोर्ट और फिर आप जो है वो सुपीरियर कोर्ट जो पहले सुप्रीम कोर्ट होती थी उसमें लेके जाएं। तो इसका इस तरह से नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली भी जो है वो केस को फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि फिर आपका अपील का जो राइट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे फाइनल कोर्ट है, इसका जो डिसीजन होगा वो आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि एक इसमें एक और चीज़ कही गई है कि ये सिर्फ डेक्लरेटरी जजमेंट्स दे सकेगी, ठीक है? अब डेक्लरेटरी जजमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी फैसला जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन खड़ा हो उसका ये आंसर कर दे, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वाजे करके बता दे कि इसकी बंदे की या इस इदारे की या इस हुकूमत की या इस फ़र्द की ये ज़िम्मेदारी है, ठीक है? अब ये उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकती, ठीक है? या इसमें अगर वो कोई उस अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करता, तो फिर उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकती, ठीक है? तो ये डेक्लरेटरी जजमेंट सिर्फ दे सकती है, इन्फोर्सेबल जजमेंट्स जो हैं या पनिशेबल जजमेंट्स जो हैं वो ये नहीं दे सकती। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज है वो है द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड शेल इफ इट कंसीडर्स दैट अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस टू द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स conferred by chapter 1 of part 2 is involved have the power to make an order of the nature mentioned in the said article, ठीक है? यानी अब क्या है कि मजीद इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो ये होगी कि जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर 1 है आपका, उसका पार्ट 2, ठीक है? उसमें यानी जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड चीज़ें आइन के अंदर दी गई हैं, अगर उसमें कोई ऐसा मामला हो जो आइन की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत हो, तो उसके लिए भी स्पेसिफिकली इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी कि वो उसके ऊपर फैसले दे सके। लेकिन इसमें मज़ीद एक जो लिमिटेशन लगाई गई है वो है कि jurisdiction under this clause shall only be exercised if an appropriate application is filed by a person in the federal constitutional court, यानी जब तक पिटीशन फाइल नहीं की जाएगी किसी पर्सन की तरफ से, तब तक ये किसी भी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के क्वेश्चन को नहीं टेकअप कर सकती, ठीक है? तो ये एक चीज़ पुराने सिस्टम से चेंज है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सू मोटो की जुरिस्डिक्शंस यूज़ करके जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या सुपीरियर जुडिशरी के जो है वो बहुत से केसेस को सुनते थे, ठीक है? बेशक उसमें कोई पिटिशनर ना हो। तो जो सो मोटो है 26th अमेंडमेंट में वो पहले उसको लिमिटाइज किया गया चीफ जस्टिस तक, ठीक है? यानी सारी कोर्ट से लेके वो चीफ जस्टिस तक सिर्फ कर दिया गया। और अब क्या है कि अब उसको बिल्कुल ही सिरे से ख़त्म कर दिया गया है, और अब इसमें क्या है कि सिर्फ पिटीशन जब तक नहीं होगी क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, तब तक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी और बाकी कोर्ट्स भी जो है वो मैटर को टेकअप नहीं कर सकेंगी। सो मोटो को ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? पेंडिंग और फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस prior to commencement of the constitutional 27th amendment act 2025 shall forthwith stand transferred to the Federal Constitutional Court and shall only be heard and decided by the Federal Constitutional Court, ठीक है जी? अब एक और चीज़ क्या है कि जो जितने भी केसेस हैं जो इस अमेंडमेंट से पहले पेंडिंग थे कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे या किसी भी कोर्ट में थे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के थे, तो अब वो खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएंगे
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उन कोर्ट्स के अंदर से, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि एक और चेंज क्या है, द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ऑन इट्स ओन मोशन इफ इट कंसीडर्स दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ as to the interpretation of constitution, call for the record of any case pending before any court and make such order in case as if it thinks fit। ठीक है, अब मजीद ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को पावर दे दी गई है कि किसी भी कोर्ट में अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कोई केस चल रहा है तो वो उसका रिकॉर्ड जो है वो मंगवा सकती है अपने पास और उसको वो टेकअप कर सकती है, ठीक है, अगर वो उसको ज़रूरी समझे। फिर 175 एफ सेक्शन जो है वो डाला गया है जिसमें अपीलेट जोरिस्डिक्शन जो है वो भी रखी गई है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की। और वो अपीलेट जोरिस्डिक्शन क्या है कि क्या पार्लियामेंट अगर कोई केस उसको लेने को कहे, अपील या रिक्वेस्ट करे, या फिर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि भाई ये केस जो है इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, या फिर क्या है कि एक ऐसी जजमेंट कोई हाई कोर्ट मेड करे जो आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ही जो है उसमें कर सकती है, उसको ले सकती है। तो ये इन सारी कंडीशंस में जो है वो क्या है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ही चलेगी। और इसमें जो ये तीसरा है आर्टिकल 199, इसमें क्या है कि जो अपील अगर अपील होगी तो वो फिर ये है कि हाई कोर्ट से अपील जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ना कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ और एक्सेप्शंस भी दी गई हैं कि नो अपील शैल लाई अगेंस्ट अ जजमेंट रिलेट्स टू फैमिली एंड रेंट मैटर्स, ठीक है। यानी इसमें अपीलेट जो रिस्ट्रिक्शन में आर्टिकल 199 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को डील करता है, तो उसमें सारे केसेस जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई मैटर है फैमिली एंड रेंट मैटर से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको जो है वो नॉर्मल तरीके से वो हाई कोर्ट के बाद उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद मज़ीद हमारे पास और क्या चेंज आती है, तो 175 जी जो आर्टिकल है इसमें क्या है कि रिव्यू की एक पावर दी गई है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, रिव्यू ऑन एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड ऑन एनी ऑर्डर मेड बाय, ठीक है। यानी कोई भी वो जो ऑर्डर देती है, जजमेंट देती है, तो उसको वो बाद में रिव्यू करने का भी इख्तियार रखती है, ठीक है। फिर इसके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट को अगर किसी भी क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर वो कोई सवाल पूछते हैं, इनसे ओपिनियन मांगते हैं, तो वो उनको ओपिनियन देगी। अच्छा, फिर जो है रिटायरिंग एज जो है चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो वो 68 ईयर्स रख दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की वो 65 है। अच्छा, फिर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है उसको बताया गया कि वो 3 साल होगा, अनलेस ही सूनर रिजाइंस, या कि वो पहले रिजाइन कर दे, और ही अटेन्स द एज ऑफ 68 ईयर्स, या वो 68 ईयर्स का हो जाए, ठीक है। अब ये जो दो चीज़ें हैं वो देखनी है हमने कि या तो वो 3 साल के लिए जज रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, या फिर अगर वो 68 ईयर्स का हो जाता है और अभी उसका 3 साल का टेन्योर पूरा नहीं हुआ तो वो फिर भी रिटायर हो जाएगा, ठीक है। और इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि जो चीज़ भी सबसे पहले है, यानी अगर वो 68 ईयर्स का 3 साल का टेन्योर पूरे होने से पहले हो जाता है तो वो 68 ईयर्स की उम्र पे रिटायर हो जाएगा, बेशक अभी उसको चीफ जस्टिस बने हुए 1 साल हुआ हो, ठीक है, या उससे भी कम, 1 दिन हुआ हो, ठीक है। तो ये एज और टेन्योर दोनों इनमें से जो भी पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो हमारे पास आती है 175 के आर्टिकल एक ऐड किया गया है जिसके अंदर अपॉइंटमेंट अंडर दिस आर्टिकल शैल कम कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल, मतलब ये कि ये सारा इसमें बताता है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर होगी कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कोई जज अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह कोई एडहॉक बेसिस पे या टेम्परेरी बुनियादों पर किसी और जज को वो अपॉइंट भी करे और उसको फिर यह है कि उसकी अपॉइंटमेंट को हटा भी दे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास और मज़ीद क्या इंपॉर्टेंट चेंज आती है, तो वो हम थोड़ा और नीचे चले जाते हैं, देख लेते हैं। अब ये सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 189 कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सटीट्यूट किया गया और उसमें चेंज क्या की गई है, वो चेंज ये है कि बाइंडिंग यानी जो डिसीजंस हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के एंड सुप्रीम कोर्ट, उनकी बाइंडिंग किन किन कोर्ट्स पे होगी। अच्छा, अब इस केस में वो क्या कहता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट शेल का जो केसेस हैं वो बाइंडिंग होंगे ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो केस जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा और बाकी कोर्ट्स पे भी होगा। लेकिन
जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे वो जो सारे हैं वो बाकी कोर्ट्स पर तो बाइंडिंग होंगे, लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो सुपीरियर होगी और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुपीरियर नहीं होगी, बल्कि वो उसके मातहत होगी। उसको उसकी सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के डिसीजन को मानना होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को मानना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होगा। अच्छा जी, अब मज़ीद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 200 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है कि उसमें ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से बात की गई है, और वो प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पे। रिकमेंडेशन किसके ज़रिए से होगी? जुडिशल कमीशन, ठीक है। यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिसाइड करेगा कि एक जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कैसे ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो उनकी रिकमेंडेशन पे ट्रांसफ़र कर देगा। बाकी इसके मेरिट्स वगैरह डीमेरिट्स हम आगे अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, पहले हम ज़रा चेंजेस को देख लें। फिर है जी, प्रोवाइडेड दैट चीफ जस्टिस ऑफ बोथ हाई कोर्ट शैल आल्सो बी द मेंबर ऑफ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लास, ठीक है। अब इसमें एडिशनल यानी ट्रांसफ़र के हवाले से जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्लस दो और जजेस, कौन कौन सा? चीफ जस्टिस ऑफ बोथ हाई कोर्ट्स, यानी एक वो जिसमें वो जाएगा जज, और दूसरा जिसमें जहां से वो जा रहा है, ठीक है। तो कब जुडिशियल कमीशन प्लस टू एडिशनल जजेस, ठीक है, ट्रांसफर के मामले में होंगे। अच्छा, इसके बाद द सीनियोरिटी ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट ट्रांसफर्ड अंडर क्लॉज 1 शैल बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अब क्या है कि इसकी सीनियोरिटी जो है उसका क्या तासर होगा, क्योंकि अभी सीनियोरिटी में भी रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि बहुत से जजेस जो हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर सुप्रीम कोर्ट में गए तो उनकी सीनियोरिटी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी। तो यहाँ आइन में उसको भी वाजे कर दिया गया कि हाई कोर्ट के जो जज है उसकी सीनियोरिटी जो है वो कब से बनेगी? वो तब से जिस दिन उसने अपॉइंटमेंट उसकी हुई है हाई कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र के बाद उसकी सीनियोरिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी। और उसमें फिर एक और चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी जज ऐसा हाई कोर्ट से आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा जो उसमें जहाँ जिस हाई कोर्ट में वो ट्रांसफ़र हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट में, उसके चीफ जस्टिस से वो सीनियोरिटी में ऊपर हो, ठीक है। यानी जो सर्विंग चीफ जस्टिस है जहाँ पर उसने जाना है वहाँ से वो जूनियर होना चाहिए, अदरवाइज उसकी ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं हो सकेगी। फिर है जी, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट हु डज नॉट एक्सेप्ट अ ट्रांसफ़र अंडर दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। अच्छा, ऐसा जज जो अपनी इस आर्टिकल के तहत ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो रिटायर माना जाएगा, ठीक है। ऑन सच रिटायरमेंट ही शैल इंटाइटल टू रिसीव अ पेंशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ हिज सर्विस एज जज एंड टोटल सर्विस, ठीक है। जो भी इसके प्रिविलेजेस रिटायरमेंट पे मिलते हैं वो सारे उसको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें यह है कि अगर कमीशन जो है वो उसकी जो ग्राउंड्स हैं जिन पे वो रिटायरमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो मेक सेंस करते हैं, कमीशन उसको अप्रूव कर देता है, तो फिर वो अपना पुरानी ही पोस्ट पे सर्व भी करता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो चेंज हमारे पास आती है वो है अमेंडमेंट इन द आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी अब देखो ये हमारे पास जो पहले जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थी, एग्जीक्यूटिव चेंजेस थी, वो एक तरफ हो गई, यानी जो जो दो बड़े हिस्से थे, और दूसरे बड़े हिस्से में जो फौज से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड उसके स्ट्रक्चर में चेंज है वो आर्टिकल 243 में आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आर्टिकल 243 में क्या होगा? President, on the advice of Prime Minister, appoint the Chief of Army Staff concurrently the Chief of Defence Forces, यानी Chief of Army Staff को ही एक और ओहदा भी दे दिया गया है विच इज़ कॉल्ड चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, ये वही बात है। सिर्फ चेंजिंग इसमें क्या आई है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है अब उसके पास दो ओहदे होंगे, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से और दूसरा वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हो जाएगा, ठीक है। ये एक नया ओहदा क्रिएट किया गया। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो CDF है या CDS हम इसको कहेंगे, वो क्या है कि वो जो है वो आप कह लें कि वो ओवरऑल जो है कमांडर होगा वो मिलिट्री का, तीनों सर्विसेज का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक कमांड उसका भी। अच्छा, फिर एक और क्या है? द ऑफिस ऑफ चेयरमैन द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शैल बी अबॉलिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 27th डे ऑफ द नवंबर 2025, यानी 27 नवंबर से जो जॉइंट चीफ का हमारा होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसी को एक अपग्रेड करके या जम कर दिया गया है आर्मी चीफ के साथ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से, ठीक है, CDF के अलायंस को। फिर अजी, द प्राइम मिनिस्टर शैल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज
अपॉइंट द कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड शेल आल्सो डिटरमिन हिज सैलरीज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक और ओहदा पहले अगर वो भी तो रेल में नहीं है, लेकिन अब उसको एक आइनी रोल दे दिया गया है, एक आइनी ओहदा एक और क्रिएट किया गया है जिसका क्या नाम है, कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं या स्ट्रेटेजिक आपकी मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इसको जो देखेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ अर्से पहले एक रॉकेट फोर्स स्ट्रेटेजिक बनी थी, तो उसका जाहिर बात है जब एक फोर्स क्रिएट की जाएगी तो उसका एक कमांडर भी चाहिए। तो ये एक ओहदा नया क्रिएट किया गया है, या पिछला ही किसी ओहदे को अपग्रेड करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दे दिया गया है, और इसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो लेगा, बनाएगा, मतलब रिकमेंड करेगा प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, और उसकी सैलरीज वगैरह भी फिर अपॉइंट होंगी। ठीक है, और इसमें जो समझने वाली बात है या वो ये है कि ये सिर्फ आर्मी में से होगा। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी, ये बाकी दो फोर्सेज में से नहीं होगा, एयरफोर्स या नेवी में से नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या है, वेयर द फेडरल गवर्नमेंट प्रोमोट्स अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, Marshal of Air Force or Admiral of the Fleet, such officer shall retain the rank, privileges and remain in uniform। अब ये एक जो एम्बिगुटी क्रिएट हुई थी कि जो फील्ड मार्शल का जो ओहदा है, इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं, इसको क्या मतलब होना चाहिए, तो उसके हवाले से क्या है कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो खामोशी या एम्बिगुटी थी उसको एड्रेस किया गया है कि क्या होगा कि व्हेन फेडरल गवर्नमेंट प्रोमोट्स आर्म फोर्सेस टू रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, और ये सारा, तो इनकी जो पहला तो ये है कि इनका टेन्योर क्या है, वो शेल रिटेन द रैंक, प्रिविलेजेस एंड रिमेन इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ, यानी वो लाइफ लॉन्ग होगा। ठीक है, अब क्या है कि जो रैंक है और प्रिविलेज और यूनिफॉर्म, ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग हैं। कमांड, ठीक है, या इसकी आप कह लें कि कोई अथॉरिटी जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, रैंक, प्रिविलेज और यूनिफॉर्म। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है कि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स एंड एडमिरल ऑफ फ्लीट बीइंग नेशनल हीरोज, अब इनको आइन के तौर पे क्या एक रोल दिया गया है कि ये नेशनल हीरोज हैं। शेल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, इनको इनके ऑफिस से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि इनके ऑफिस को ऑनररी कर दिया गया है। ठीक है, यानी इनके पास कोई कमांड का रोल या अथॉरिटी ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन ऑनररी ये अपना ऑफिस जो है वो रिटेन करेंगे लाइफ टाइम, एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड और चार्जेस एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड आर्टिकल अंडर आर्टिकल 40, यानी आर्टिकल 47 के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर उनकी वायलेशन करते हैं तो ये इनसे चीज़ें ले ली जाएंगी। ठीक है, फिर अजी द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 248 एज एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट शेल म्यूटेटस मुटेंडिस अप्लाई टू फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट। अच्छा, आर्टिकल 248 वैसे जो है वो आगे आएगा भी, लेकिन ये है कि हम इसको अब पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी का आर्टिकल है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले तो ये चेंज की गई है कि प्रेसिडेंट को जो इम्यूनिटी है वो लाइफ लॉन्ग दे दी गई है। ठीक है, और फिर म्यूटेटस म्यूटेंडिस का मतलब होता है जैसे प्रेसिडेंट को दी गई है वैसे ही फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स एंड एडमिरल ऑफ फ्लीट को भी यही चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, यानी यही सारी प्रोविजंस की इम्यूनिटी उनको भी लाइफ लॉन्ग होगी। ठीक है, और जबकि गवर्नर जो है उसको जो है वो उसके ओहदे तक ही रखी गई है। ठीक है, ये भी आगे हम 248 आर्टिकल आता है तो उसको हम देखते हैं। फिर है जी, अपॉन कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ हिज कमांड अंडर द लॉ द फेडरल गवर्नमेंट शैल डिटरमिन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी जब इनका कमांड का टर्म जो है वो पूरा हो जाएगा, इनका टेन्योर एज देयर रिस्पेक्टिव चीफ्स, ठीक है, वो पूरा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या है कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो फिर हुकूमत फिर अपनी इंटरेस्ट ऑफ स्टेट यानी रियासत के मफादात में देख कर वो उनको कुछ और जिम्मेदारियां भी दे सकती हैं। अगर नहीं देंगी तो ऑनररी तौर पे यूनिफॉर्म, प्रिविलेजेस और लाइफ लॉन्ग टाइटल इनको ये मिला रहेगा। ठीक है, और उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा जी, अब मज़ीद क्या है, अमेंडमेंट जो आर्टिकल 248 में है वो क्या है जी, वो ये है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बट सो एवर शेल बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। ठीक है, ये एक नई चीज़ है कि वही लाइफ टाइम इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट, और म्यूटेटस मुटेंडस ऑन आर्मी चीफ, यानी फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ नहीं, फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द फ्लीट और एयरफोर्स का और नेवी का, ये जो तीनों हैं, इन तीनों को जो अगर वो फील्ड मार्शल के रैंक पे चले गए हैं तो वो उन्हें मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सिर्फ आर्मी चीफ होने की वजह से या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने की वजह से ये नहीं मिलेंगी। ठीक है, और गवर्नर को क्या है, वो उसके टर्म ऑफ ऑफिस तक है, यानी जब तक उसका गवर्नर का ऑफिस चल रहा है, वो गवर्नर की हैसियत से किसी सूबे को गवर्न कर रहा है, तो तब तक उसके पास भी इम्यूनिटी होगी, लेकिन उसके सिर्फ ऑफिशियल टेन्योर तक है। जबकि सदर और फील्ड मार्शल और इसी तरह आपका जो नेवी और एयरफोर्स के फील्ड मार्शल्स होंगे, उनको ये लाइफ लॉन्ग मिल जाएगी।
अच्छा, इसके बाद क्या है, एक और जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो क्या है कि टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन एक डिफाइन कर दी गई है। वो जो एडवाइजर्स के नंबर पढ़ाए गए हैं 5 से 7, तो वो वहाँ पे साथ साथ एडवाइज़र जो टेक्नोक्रेट होता है उसकी क्या है, उसकी एक्सपर्टीज़ भी बता दी गई है कि ये बंदा जो है टेक्नोक्रेट होगा, ये एडवाइज़र के तौर पे लग सकेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए उसके पास, और 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड होना चाहिए। जो भी जिस फील्ड का भी आपने एडवाइज़र टेक्नोक्रेट लगाना है तो उसके पास ये होना चाहिए। तो ये एक चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यही है कि कुछ पर्पज़ जो हैं वो हुकूमत ने खुद भी बताए हैं कि भाई उन्होंने अमेंडमेंट क्यों की है। तो कहते हैं मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग, बार काउंसिल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, मगर फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे डिमांड थी कि ये बनाया जाए, क्योंकि क्या है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस थी जो सुप्रीम कोर्ट में लग रही थी, जिसकी वजह से जो नॉर्मल केसेस हैं, सिविल और रेगुलर क्रिमिनल केसेस रेगुलर, वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहे थे, ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या है, द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट इज इंटेंडेड टू इंश्योर स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, क्योंकि इसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हैं उनको स्पेशलाइज्ड जजेस चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट हों। तो इसमें लिए ये कोड बनाया गया ताकि एक एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होती रहे, और वो सुप्रीम कोर्ट बाकी मामला को लेता रहे और रिड्यूस पेंडेंसी, यानी जो पेंडिंग केसेस हैं उन्हें ख़त्म करे। अच्छा, फिर क्या है जी, इसके अलावा क्या है कि आर्टिकल 243 को जो है उसमें कुछ जो है अमेंडमेंट्स की गई, ताकि क्या है जो आर्म्ड फोर्सेस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रोसीजरल क्लैरिटी लाई जाए, जैसे फील्ड मार्शल वगैरह इनकी ड्यूटीज़ वगैरह क्या होंगी, ठीक है। फर्दर सर्टेन कॉन्सिक्वेंटल अमेंडमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड, यानी अब ये जब 3 चेंजेस बड़ी की गई तो इसके बाद फिर ये कि कुछ और जगहों पर भी तो चेंजेस होंगी ना, तो वो भी फिर उसी के हिसाब से कॉन्सिक्वेंशियल मीन्स क्या है कि उन्हीं के हिसाब से जो उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रिजल्ट आता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे भी वो कुछ अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो है एज अ होल हमारे पास अमेंडमेंट का टेक्स्ट था, और इसके अलावा उसमें क्या मेन अमेंडमेंट्स थी वो हमने उनको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको से कोई भी क्वेश्चन हो, आपने कोई भी तैयारी वगैरह करनी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0304591028 पे मुझे या तो आप वॉइस मैसेज करेंगे या टेक्स्ट मैसेज करेंगे, तो आपको कुछ देर में जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। कॉल आप मुझे नहीं करेंगे। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब सेक्शन वाइज मेरिट्स और डिमेरिट्स हम इन दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये है कि हमारा कुछ टाइम भी सेव हो जाए, और एक ही चीज़ का अच्छाई भी, अच्छा पहलू भी हमारे सामने आ जाए, और मनफी पहलू भी हमारे सामने आ जाए। तो हम फिर से ज़रा टेक्स्ट पे वापस जाते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो टेन्योर जो है वो फिक्स हो गया है आपकी टर्म ऑफ अ मेंबर की, ठीक है, या फिर एज अ होल। तो वो क्या है, 11 मार्च है। इससे देखें फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता है कि 11 मार्च जो भी साल अगला आएगा, आपका जो पूरा टाइम होता है 5वें साल में 11 मार्च, चौथे मार्च, तो इसमें एक एम्बिगुइटी ख़त्म हो जाएगी, और फिर अनवांटेड डिलेज ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अभी आप देखेंगे जो 2024 में जो इलेक्शंस हुए, दे वर मेंट टू बी बेसिकली हेल्ड इन 2023, क्योंकि 2018 से 2023 तक जो है वो आपका टेन्योर था, लेकिन उसमें बहुत सी ग्राउंड्स लेकर, बहुत से हीले बहाने बना के या कोई भी रीजंस बता के आप देखें इलेक्शंस को खींच के आगे फरवरी 2024 में लाया गया, ठीक है। तो अब क्या है कि जब आपने ये एक फिक्स बात कर दी कि भाई 11 तारीख जो है मार्च की, वो होगी ख़त्म, यानी वो कट ऑफ डेट हो जाएगी, तो कट ऑफ डेट के बाद खुद ब खुद आपकी असेंबलीज ख़त्म हो जाएंगी, और फिर इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा डिले करना पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इस लिहाज से एक अच्छी बात है कि आपने ना सिर्फ टाइम जो है ईयर फिक्स कर दिए कि इतने अरसे के लिए आपकी असेंबलीज और मेंबर्स आएंगे, बल्कि आपने उनका एंड डेट भी बता दी कि इतने अरसे के बाद इस तारीख को वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आप चीज़ों को ड्रैग ऑन करें कोई हीला बहाना बना के, जब आपको पता है कि 11 मार्च हर साल की उस पर चीज़ें हो जानी है। तो कोई भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंटर पार्टी इलेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, फलाना धमकाना, वो सारा ये है कि आप उसको एज अ बहाना यूज़ नहीं कर सकेंगे, एज एन एक्सक्यूज़ नहीं कर सकें यूज़ कर सकेंगे कि इलेक्शंस को आप उसको डिले कर सकें या बहुत ज़्यादा आगे ले जाएं। तो ये इस लिहाज से एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरा जी, हमारे पास जो एडवाइज़र्स की तादाद बढ़ाई गई है 5 से 7, इसका मुस्बत पहलू ये है कि देखें हुकूमत जो है वो एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड मामलात को भी उसको देखना होता है। तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जनरल तौर पे जो आपके एमएनएज होते हैं या एमपीएज होते हैं, वो पॉलिटिकली तो इक्विप्ड होते हैं, और कुछ जगहों पे उनकी एक्सपर्टीज़ भी होती हैं, लेकिन उन मामलात में उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती। जैसे फाइनेंस आ गया, आपका आपका पावर का मामला, एनर्जी मिक्स आ गया, और बहुत से मामलात होते हैं, डिप्लोमेटिक इश्यूज हो सकते हैं। तो उसमें अच्छी बात है कि आपके एडवाइज़र्स कुछ होने चाहिए, और उसमें अगर आप 5 से बढ़ा के उनको 7 कर दें तो कोई उसमें हर्ज नहीं है कि आपको
अच्छे लोग मिल रहे हैं जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। और इसमें साथ हम इसको भी देखेंगे कि जो टेक्नोक्रेट की जब डेफिनेशन आपने कर दी, तो उसमें यही है कि आपको उसी फील्ड का बंदा उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिल जाएगा। लेकिन डाउन साइड ये है कि इसमें बहुत सी हुकूमतें जो हैं वो अपने सियासी जो अपने लोग होते हैं उनको नवाजती हैं, उनको अनड्यू फेवर देती हैं कि भाई चलो हमें, तुम अगर इलेक्शन नहीं जीते तो हम तुम्हें एडवाइज़र लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वो एक अनड्यू फेवर भी होती है। लेकिन इसको ओवरऑल मैं मेरिट इस तरह समझूंगा कि इसमें जब इन्होंने 7 एडवाइजर्स या टेक्नोक्रेट की नीचे अमेंडमेंट में डेफिनेशन कर दी है कि वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उस फील्ड में होना चाहिए जिसको जिस चीज़ का उसको एडवाइज़र लगाया जा रहा है, प्लस 15 साल का प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस भी हो उसके पास। तो इस लिहाज से यह है कि ये बहरहाल जो एक कहते हैं ना कि सिर्फ नवाजना या अनड्यू फेवर देना वो रहेगा तो सही, उसको 100% एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता फेवरेट्स को पिक करना, लेकिन इससे काफ़ी हद तक वो कम होगा, क्योंकि अगर वो बंदा फेवरेट है तो उसको कम से कम ये एक मिनिमम क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा कि भाई आपके पास उस फील्ड के हवाले से जिस पे आपको एडवाइज़र लगाया जा रहा है, एक तो आपके पास रेलिवेंट उस पर नॉलेज हो, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के तौर पे थ्योरेटिकल, और फिर 15 साल आपने उस फील्ड में प्रैक्टिकल काम भी किया हो। तो इस लिहाज से ओवरऑल अगर देखें तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह जो कैबिनेट का साइज़ बढ़ाया गया 11 से 13। तो अब इसमें हमने ये देखना है कि काफ़ी अरसे से पिछले, मतलब आप देखें कि तकरीबन सारी ही अगर हम देख लें हुकूमतें वो कोलिशन गवर्नमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में। इस तरह की पॉलिटिकल पोजीशन है या माशरे की साख्त ऐसा है, और फिर सिस्टम भी ऐसा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जिसमें कोई एक पार्टी 2/3 मेजोरिटी जो है वो लेकर हुकूमत बना ले तो वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो अभी हम पिछली 4-5 हुकूमतें जो देख रहे हैं वो सारी कोलेशन गवर्नमेंट्स थी, ठीक है। पीपल्स पार्टी का कोलेशन था, उसके बाद हम देखते हैं नून लीग ने भी कुछ पार्टीज को साथ में ला के हुकूमत बनाई, फिर पीटीआई का एक कोलेशन था, फिर उसके बाद पीडीएम का कोलेशन जो अभी पीडीएम एंड देन पीडीएम 2। तो ये सारे ही कोलेशंस हैं। तो अब कोलेशन हुकूमत में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आप 2-3-4 मुख्तलिफ एजेंडाज की, मुख्तलिफ पोलिटिकल मैनिफेस्टोज की पार्टीज़ को एक इत्तेहाद में बिठा के हुकूमत को चलाने के लेकर चलते हैं, तो उसमें हर एक के अपने अपने ज़ाती मफादात भी आड़े आते हैं, ठीक है। और उसमें यह है कि हर हुकूमत जो कोलेशन बनाना चाहती है, हर पार्टी, तो वो उसमें कोलेशन में शामिल होने के लिए कुछ अपनी जो है ना ये भी कहती हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें ये होता है कि भाई ज़्यादातर आमतौर पे कैबिनेट में पोजीशंस जो हैं वो ज़रा के तौर पे ऑफ़र की जाती हैं। तो इस चीज़ को 11 से जब 13% किया जाएगा तो इसमें थोड़ा सा रूम और पैदा हो जाएगा कि अगर आपने एक स्टेबल कोलेशन बनाना है जिसमें अगर आपके पास कुछ पार्टियां हैं जो आपसे कुछ डिमांड कर रही हैं तो आप उनको कुछ पोर्टफोलियोज दे दें, ठीक है। तो ये पॉलिटिकली तो एक लिहाज से अच्छी बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन या साख्त ऐसी है कि उसमें 2/3 गवर्नमेंट मेजोरिटी से गवर्नमेंट एक ही पार्टी की आना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें ये पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी लेके आता है कि भाई किसी डिसएग्रीमेंट की सूरत में अगर आपके पास वो आपका वजीर ही, मतलब आप कोई सीट वगैरह नहीं दे सकते, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो फिर हुकूमत गिरने का चांस होता है, विच ट्रांसलेट्स इनटू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन ऑन द डाउन साइड या ऑन द नेगेटिव साइड ये है कि ये बहरहाल एक टैक्टिक भी होता है टू ब्लैकमेल द मेन प्लेयर इन द गवर्नमेंट, कि भाई आप उसको ब्लैकमेल करके अपने मफादात निकलवाते जाएं और अपने वेट से ऊपर जो है आप ज़्यादा पोजीशंस लें। फिर दूसरा इसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट होती है कि बड़ी कैबिनेट मींस ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा पोर्टफोलियोज, ज़्यादा ज़्यादा बजट एलोकेशन। तो और रेवेन्यू जनरेशन में पहले ही हमारा हाल बुरा है, तो इसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट अपनी जगह है, ठीक है। तो पॉलिटिकली मेरे ख्याल से ये ठीक है कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल रखने के लिए, कोलेशन पार्टनर्स को खुश रखने के लिए, ताकि वो हुकूमत को चलने तो दें एटलीस्ट, ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा आती है और इकोनॉमिक कॉस्ट भी इसकी है, तो ये एक इसकी नेगेटिव चीज़ है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो प्रोविज़न है उसको भी हम देख लेते हैं, फिर उस पर हम उसके मेरिट डिमेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी वही फेडरल कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें इक्वल नंबर ऑफ जजेस होंगे फ्रॉम ईच प्रोविंस। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है कि भाई पॉपुलेशन के को छोड़ के आप फेडरेटिंग यूनिट्स को भी जो है वो इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि एक आम तौर पे एक इम्प्रेशन पाया जाता है कि जो पंजाब है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी बेस पे वो हर जगह डोमिनेट करता है, ब्यूरोक्रेसी में भी, फौज में भी, बाकी भी मामलात में। तो एटलीस्ट जुडिशरी के अंदर ये एक जो इक्वल नंबर ऑफ जजेस हैं तो आपकी सुपीरियर जुडिशरी एक बैलेंस्ड होगी जो बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स के मफादात का भी
तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी। तो ये मेरे ख़्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है, फेडरेशन के असूल के मुताबिक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, और इसमें ये है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसकी डाउन साइड ये होगी कि जो बंदा डायरेक्टली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही केस लेके चला गया है, तो अब डिसीजन आने की सूरत में अगर उसके खिलाफ डिसीजन आए तो वो अपील में कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा जो इसमें एक नेगेटिव चीज़ है वो इसकी डेक्लरेटरी, इसकी नेचर ऑफ जजमेंट्स जो है वो डेक्लरेटरी है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ जजमेंट दे सकता है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसको हल कर सकता है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हाईलाइट कर सकता है कि इस पार्टी की ये जिम्मेदारी हैं, इसकी ये हैं, लेकिन इसके पास इन्फोर्स करने की पावर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान में जो कहते हैं ना डंडा पीर है, तो यहाँ पे तो कोई भी काम डंडे के बगैर नहीं होता। तो उस सूरत में ये है कि अगर आपके पास इन्फोर्समेंट की पावर ना हो तो आप जो है बस डिसीजंस देते चले जाएंगे। अगला जो भी पार्टीज़ हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और इदारे हैं, आम लोग हैं, तो वो उस पर अमल करें ना करें, आपके पास कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है कि उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि भाई ये चीज़ आप इस तरीके से करें, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा एक फ्लॉ है कि इसकी डेक्लेरेटरी नहीं बल्कि पनिशेबल जजमेंट्स होनी चाहिए, इन्फोर्सेबल जजमेंट्स होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ अगर डिसाइड हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन से कि भाई ये इसकी जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी अदा भी करे, और अगर वो नहीं करता तो फिर उसको पनिशेबल भी बनाया जाए, ऑफेंस बनाया जाए उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, द फेडरल कोर्ट क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, इसमें ठीक है, हाँ, इसमें जो एक जो चीज़ है वो यही है कि जी अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन इज फाइल्ड, ठीक है। यानी जो सो मोटो जो मैंने पहले भी बताया कि ख़त्म कर दिया गया है, तो अब इसके पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सो मोटोज बहुत ज़्यादा आप कह लें जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सरसाइज की। चीफ जस्टिस जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे, या फिर लॉयर्स मूवमेंट के बाद ये जुडिशल एक्टिविज्म जो आई, तो उसमें एक वक्त ये मजाक बन गया था कि भाई समोसे की कीमत भी बढ़ जाए तो उस पर भी जो है ना चीफ जस्टिस जो है वो नोटिस ले लेता है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी जो लोग जो आपके साइल हैं, जो वाकई केसेस लेके आए हैं, उससे जो है तवज्जो हट जाती है, और बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में जो है ना जुडिशरी की बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो जाती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो हम देखें तो वो रेकोडेक वाली है, जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने डिसीजन दिया जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। तो उनकी इंटेंशन पे हम जो है वो नहीं सवाल उठाते, लेकिन उनका जो डिसीजन था उसने आज जब 2025 में हम उसको देखते हैं तो हमें उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसी तरह हर एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में सू मोटो, तो भाई जो केसेस आपके पास लगे हैं पहले आप उनको तो डिसाइड कर लो, ठीक है। तो उनको छोड़ के आप दूसरों के डोमेन्स में टांगे अड़ाते हो और कोई पिटिशनर भी नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है कि सो मोटो जुरिस्डिक्शन ख़त्म कर दी जाए। भाई जिसको तकलीफ है, जिसको मसला है, वो पिटिशन लेके कोर्ट में चला जाए, रेलिवेंट कोर्ट में जाए, उसके बाद जो है फैसला करवा ले, अगर उसके हक में है तो वेल एंड गुड, ना आए तो फिर मसला नहीं बनेगा, ठीक है। तो पिटिशन होना लाजमी होना चाहिए, सू मोटो की ये जो मामला हैं इनको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस पावर को जो है ना, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जिसको भी पावर ज़्यादा मिल जाए वो उसको अब्यूज़ करता है, तो ये बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हुई है। और हमें ये 5 8 10 साल का तजर्बा यही बताता है कि भाई, या 15 साल का आप कह लें कि पिछली रिसेंट हिस्ट्री से, कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर है। क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जो भी एग्रीव्ड है पिटिशन लेके जाए रेलिवेंट कोर्ट में, वहाँ से इंसाफ ले ले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है पेंडिंग और फाइल। अच्छा, ये भी ठीक है। हाँ, ये जो एक चीज़ है जो पॉइंट नंबर 5 में हमें नज़र आ रही है कि कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ एनी केसेस, तो इससे पॉजिटिव ये होगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ज़ाहिरी बात है उसकी डायरेक्ट बॉडी जब आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दी है तो उसको हक तो हासिल है कि वो मामलात को देखे, और उसमें यह है कि अगर चाहे तो वो इंटरवीन करके अपनी डिसीजन दे सके। लेकिन एक लिहाज से जिसका जो नेगेटिव है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को लोअर जुडिशरी के मामलात में इंटरफेरेंस का ग्राउंड प्रोवाइड करता है। देखें, जब ओवरऑल अपीलेट कोर्ट खुद ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, तो जब हाई कोर्ट खुद से जब उसमें डिसीजन डिसाइड हो जाए तो फिर नेक्स्ट लेवल पे पिटिशनर खुद अपना मामला लेके चला जाए और कोर्ट डिसाइड कर ले। खामखा से इंटरवेंशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका ग्राउंड ज़रूर मौजूद है, लेकिन ओवरऑल ये सू मोटो की तरह ये भी चीज़ नेगेटिवली अब्यूज़ हो सकती है, नेगेटिवली यूज़ हो सकती है। और मेरे ख्याल से ये जुरिस्डिक्शन जो है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को नहीं देनी चाहिए थी। इतना काफ़ी था कि भाई जब यहाँ हाई कोर्ट से कोई भी जो केस है कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का, अगर वो डिसाइड हो जाता है और जो पार्टी है जिसने जो उससे खुश नहीं है, एग्रीव पार्टी है, तो वो आगे अपीलेट कोर्ट के तौर पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चला जाए। सो अल्लाह अल्लाह को कहते हैं ना, खैर सल्ला। तो ये सही प्रोसीजर था। इस तरह से खामखा जो है इंटरवेंशन से क्या होगा कि लोअर जुडिशरी के मामलात को
में इंटरफेरेंस की जो है वो सुपीरियर कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एक खुली छूट दे दी गई है। ठीक है, तो वो कोई भी जो है वो कॉल क्वेश्चन या ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की प्ली लेके कॉल फॉर रिकॉर्ड कर ले किसी भी केस में, और उसके बाद क्या क्या उसी के अंदर वहीं पर प्रोसीडिंग्स लग जाएं, तो ये अथॉरिटी जो है जो लोअर जुडिशरी की है उसको अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है। तो ये मेरे ख्याल से ओवरऑल इसका यूज जो है वो नेगेटिव हो सकता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन के हवाले से ठीक है बातें, इनमें कोई सच मामला नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भाई रिलेट्स टू फैमिली एंड रेंट मैटर्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस ऐसे जिसमें फैमिली और रेंट मैटर्स आ जाएं तो वो नॉर्मल कोर्ट ही निकाले, क्योंकि वो आम लोगों के मामला की बात है, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह का इतना इशू नहीं होता। तो इसको भी मैं ठीक ही समझता हूँ, इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज़ है कि जुडिशियल रिव्यू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और एनी ऑर्डर मेड बाय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसमें जो बेसिक क्रिटिक है वो ये है कि भाई इसको टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब नहीं तो अगर आप उसका कोई टाइम बाउंड नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा मसला ये हो जाएगा इसके अंदर कि आप किसी भी वक्त कोई भी जो है आपका बेंच जो है इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जजमेंट दे, कुछ अरसे बाद नए जजेस आए तो वो दोबारा से केस खोल के बैठ जाए, तो एक डिसाइडेड मैटर फिर से खुल जाएगा फिर से, तो उसका एक अनएंडिंग जो है ना सिस्टम एक शुरू हो जाएगा। तो इसको टाइम बाउंड किया जाना चाहिए, या फिर अगर टाइम बाउंड नहीं हो सकता तो कुछ कंडीशंस या कोई क्राइटेरिया इवॉल्व करके कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाला जाए कि अगर कोई केस रिव्यू होना है तो उसके रिव्यू के ये ग्राउंड्स होंगे, तो उसकी बेस पे उसको जो है आप रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो अगली एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पे कोई ख़ास इशू नहीं है, ये भी सही है। उसके बाद हम देखते हैं जी, अ, अच्छा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें जो है वही बात जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सारे मामला बाइंडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सारे मामला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होंगे। तो इसमें इस तरह लगता है कि हमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो असल में अब नया सुपीरियर कोर्ट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक उससे इन्फीरियर बॉडी है। तो एक लिहाज से ठीक है, इसका कोई डीमेरिट तो नहीं है। हाँ, जजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे कि भाई हम हमारे ऊपर एक हम आप ऊपर बैठे हैं तो हमारे से ऊपर भी एक और लेवल आ जाए, तो वो उनकी एक ज़ाती एक उसमें आप कह लें हो सकता है इशू। लेकिन इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि मतलब ज़ाहिर सी बात है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो डिसाइड कर रहा है कोर्ट, तो वो ज़्यादा बड़ा एक मामला लेके चल रहा है जिसका इम्पैक्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे और वाइडर सोसाइटी पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द केसेस विच आर सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को जो बॉडी टेकअप कर रही है उस पर फाइनल वर्डिक्ट दे रही है, तो लॉजिकली यही बनता है कि उसको ही सुपीरियर होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें एक ये आर्गूमेंट आता है कि भाई जो आपके सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, उसको बाइफरकेट नहीं किया जा सकता, उसको एक से दो नहीं किया जा सकते। तो ये भी आर्गूमेंट जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसमें हम जब प्रेसिडेंट्स में जाएंगे तो हम देखेंगे कि दुनिया में बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और रेगुलर कोर्ट्स जो हैं वो अलग अलग ही काम करते हैं, और उसमें ये बात उस तरह से नहीं सामने आती। ठीक है, तो इसमें और बहरहाल उसमें फिर सुपीरियरिटी जो है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ही दी जाती है, क्योंकि अल्टीमेट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह आगे जो है प्रेसिडेंट्स में देखेंगे, और इस पे जो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक क्रिटिक है उसको भी हम इसी तरीके से एड्रेस करेंगे कि इसका प्रेसिडेंट जो है हमें बहुत से दुनिया के लीगल सिस्टम्स में नज़र आता है। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, अब इसमें जो है ना यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इशू है कि भाई अपॉइंटमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस में क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक जुडिशियल कमीशन, ठीक है ना, ये जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी मर्जी से पोस्टिंग्स और अपॉइंटमेंट्स करेगा। ठीक है, तो अब इस पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिक हो रही है। पहले हम थोड़ा सा क्रिटिक को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसको हम टेक्निकली डिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि उस क्रिटिक में कहाँ किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड या एग्जेजरेटेड एक ओपिनियन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है क्या। ठीक है, 26 अमेंडमेंट में एक जुडिशियल कमीशन बना दिया गया है जिसका काम ओवरसाइट करना है किस बात पे। एक तो आपकी जो जजेस की कह लें कि जो ट्रांसफ़र है, और दूसरा आपकी जो जजेस की पोस्टिंग है वो कैसे होगी। ठीक है, तो अब इस पे अगर हम देखें तो हम यहाँ से जुडिशियल कमीशन का ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, अब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ 13 मेंबर्स। ठीक है, 13 मेंबर का होगा, लेड बाय अभी करंट चीफ जस्टिस है। द अदर मेंबर्स इंक्लूड
senior judges from the Supreme Court, the Federal Minister of Law and Justice, the Attorney General of Pakistan and representatives of Pakistan Bar Council and Parliament। ठीक है, तो अब इसकी कंपोजिशन पहले हम देखते हैं, फिर हम इस पर क्रिटिक देखते हैं और फिर क्रिटिक को डिस्कस करेंगे कि क्या वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे ठीक है, गलत है, या उसमें दरमियान दरमियान की कुछ बात है। ठीक है, तो अब देखें इसमें 13 मेंबर्स हैं। अभी 27वीं तरमीम के बाद क्या है कि इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये मेंबर्स चेंज होंगे, नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मेंबर्स में क्या है कि हमारे पास देखें चेयरमैन जो है वो एक चीफ जस्टिस खुद होगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, तो 4 + 1 5 जो मेंबर्स हैं वो जुडिशरी से होंगे। ठीक है, अब इसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस भी आ जाएगा और इस तरह से और भी। तो 13 में से 5 हमारे पास जो जजेस हैं वो कौन से हैं, दे आर मेंबर्स हैं, वो जजेस खुद हैं। अच्छा, फिर अदर मेंबर्स में हम जब देखते हैं तो अदर मेंबर्स में एक जो है वो फेडरल लॉ मिनिस्टर होगा। ठीक है, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा, फिर एक होगा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये मेंबर होगा बार काउंसिल की तरफ से। ठीक है, फिर हमारे पास 2 सेनेटर होंगे, 2 एमपीएज होते हैं, एमएनएज होंगे, और एक जो है हमारे पास जो है स्पीकर का अपॉइंटेड, नेशनल असेंबली के स्पीकर का अपॉइंटेड माइनॉरिटीज या विमेन में से एक जो है एक मेंबर होगा। तो ये 13 मेंबर्स की कंपोजिशन है, यानी रफली इसमें 5 जजेस हैं और फिर उसके बाद हमारे पास एक फेडरल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, फिर एक सेनेटर और एक एमएनए। ठीक है, और फिर एक अपॉइंटेड बाय सुप्रीम बाय स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। तो 5 मेंबर्स हमारे पास, 5 जजेस, और 5 ही हमारे पास क्या हो गए, ऐसे लोग जो अपॉइंट हैं किनकी तरफ से, जो हुकूमत है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे पास या तो इंडिपेंडेंट हैं या ऑपोजिशन से। उनमें कौन कौन से होगा, एक सेनेटर आपका और एक एमएनए का नंबर, एमएनए। ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट बंदा जो है हमारे पास क्या है, वो है बार काउंसिल से। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या हुई कि 5 जजेस हैं, 5 हुकूमत के अपने लोग या हुकूमत की तरफ लीन करते हुए लोग, और फिर एक इंडिपेंडेंट बंदा बार काउंसिल का वकील, और उसके बाद 2 ऑपोजिशन के लोग। ठीक है, तो ये इस तरह से है कंपोजिशन। ठीक है, अब इसमें जो क्रिटिक आती है वो क्या है, वो ये कहा जाता है कि जब भी कोई हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होगा तो उसमें मसला ये आएगा कि हुकूमत के पास जो है ना वो हुकूमत की मर्जी से होगा, यानी वो हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अब इस आर्गूमेंट को अगर हम यहाँ से मेंबर्स से देखें तो हमने यहाँ कंपोजिशन में देखा कि हमारे पास 13 में से 5 जो लोग हैं। ठीक है, 13 में से 5 लोग वो जो हैं वो हुकूमती हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम इस तरह कहें कि हुकूमत के पास 5 लोग हैं और अपोजिशन के पास 2 लोग हैं, तो फिर हमें ये लगता है कि इस कमीशन के अंदर थोड़ा सा क्या है कि हुकूमत के पास पावर ज़्यादा है। ठीक है, यानी हुकूमत के वोट्स ज़्यादा है। लेकिन क्या हुकूमत सिर्फ इन 5 वोट्स से कोई जज अपॉइंट करवा सकती है, तो उसका जवाब है नहीं। ठीक है, बीच में इंडिपेंडेंट लोग बहुत ज़्यादा हैं, यानी आप देखें 5 जजेस हैं, ये हमारे पास 5 जजेस आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास बार काउंसिल का बंदा है, तो ये कितने हो गए, 6। ठीक है, तो 6 बंदे जब हमारे पास बीच में इंडिपेंडेंट हैं, तो मेरे ख्याल से, और उनमें भी 5 जजेस हैं, तो वो अपनी जुडिशरी के मफाद को ज़्यादा देखेंगे, अपनी बार को, बेंच को ज़्यादा देखेंगे। और ये 6 बंदे, 5 जजेस प्लस एक वकील बार काउंसिल का, तो ये अपने मफादात के मुताबिक वोट देंगे। अब अगर इनके वोट और अपोजिशन के वोट साथ इकट्ठे हो जाएं तो ये 8 बन जाते हैं, तो मेजॉरिटी तो फिर अपोजिशन के पास आ जाएगी और अपोजिशन अपनी अपने बंदे, अपने जजेस जो है वो अपॉइंट करवा सकेगी। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ी सी मुझे एग्जेजरेशन लगती है कि टोटल ही गेम जो है जिस तरह से बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, इसमें ये मेरिट ज़रूर है कि हुकूमत के पास नंबर गेम अपोजिशन से ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है जजेस की। बीच में जो न्यूट्रल लोग हैं 6, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसमें असल पावर, डिसाइडिंग पावर जो है वो जजेस प्लस बार का जो मेंबर है उसके पास है। ठीक है, तो अगर वो जो है वो साथ हो जाए हुकूमत के, तो जाहिर सी बात है। लेकिन हुकूमत और अदलिया जो है वो ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ पे ऑन बोर्ड, और स्पेशली जब जहाँ पर अदलिया का अपना मफाद हो, तो वो अपने मफाद के मुताबिक जो है वो जजेस को लेके चलेंगे। ठीक है, और आम तौर पे जब हम देखते हैं तो ये एक जो प्रैक्टिस की बात है कि जुडिशरी और हुकूमत ऑन बोर्ड हर इशू पे नहीं होते। ठीक है, तो जजेस की अपॉइंटमेंट पे उनका एक बोर्ड पे होना, एक पेज पे होना पॉसिबल नहीं है। और इसमें ऑल दो नंबर गेम्स हुकूमत की अपोजिशन से ज़्यादा है। हुकूमत के 5 बंदे हैं, अपोजिशन के 2 बंदे हैं, लेकिन
6 बंदे जुडिशरी के प्लस बार का होने की वजह से ये फैसला हुकूमत की बजाय अपोजिशन की मर्जी या उसकी जो वो चाहती है उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन प्लस जजेस प्लस बार का बंदा मिल के ये 8 वोट बन जाते हैं, और 8 वोट अगर एक साइड पे हो और हुकूमत के पांचों वोट एक साइड पे हो तो उसमें जो जजेस हैं वो हुकूमत की मर्जी से नहीं आ सकेंगे। फिर हमें एक चीज़ और भी देखनी है कि जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि वो जो है वो हुकूमत के साथ ही जाए हर चीज़ पे, ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब ठीक है अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट है, लेकिन वो हर मामले में हुकूमत की बात पे उस तरह से नहीं मानता, ठीक है। और इसी तरह जो आपका जो मेंबर ऑफ फ्रॉम माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन है, जो वैसे तो वो नेशनल असेंबली के स्पीकर की मर्जी से आ रहा है, लेकिन वो 100% अलाइंड विद गवर्नमेंट नहीं है, तो जो गवर्नमेंट के फिर 5 वोट्स हैं उनमें भी हम देखें तो अटॉर्नी जनरल और जो मेंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ और वुमेन है उसका 100% ये श्योर नहीं है कि वो हुकूमत को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट प्लेयर्स हैं, ये दो बंदे मतलब जजेस सारे इंडिपेंडेंट हैं, बार काउंसिल का बंदा भी इंडिपेंडेंट है, फिर ये दो बंदे यानी अटॉर्नी जनरल और विमेन और माइनॉरिटी का जो कैंडिडेट है वो लीनिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट है, बट दे आर नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उसमें भी ये है कि उनके वोटिंग पैटर्न्स में भी फर्क आ सकता है ऑन एज पर द सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझनी है कि जो एक आर्गूमेंट है कि जी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से ये चीज़ हुकूमत को फेवर करती है, तो वो एब्सोल्यूट फेवर नहीं है। कंपेयर टू अपोजिशन वो हुकूमत को फेवर करती है कि 2 बंदे अपोजिशन के हैं कटर और 5 बंदे कटर जो है हुकूमत के हैं, लेकिन बीच में जजेस जो हैं बार काउंसिल का बंदा और फिर हुकूमती वाले में से भी जो आपका अटॉर्नी जनरल है और जो विमेन और माइनॉरिटीज़ का बंदा है, दे आर नॉट 100% ऑन द गवर्नमेंट साइड। तो ये जो 10 लोग हैं या 8 जो 6 जजेस 5 जजेस एक बार का बंदा 2 ये, तो 7-8 लोग ये जो हैं ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं, ये इंडिपेंडेंट्स हैं, ये बताएंगे कि भाई जजेस कहाँ आएंगे, और जहाँ जुडिशरी के अपने मफाद आए तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हुकूमत के साथ इन लाइन करें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस के हवाले से भी यही वाला जो कमीशन है जो हमने अभी देखा यही देखेगा, 13 मेंबर्स का जो कमीशन है इसी ने फैसला करना है। लेकिन अब इसमें एडिशनल सेफ गार्ड है, यानी अपॉइंटमेंट से भी ज़्यादा, वो क्या है कि प्रोवाइडेड दैट द चीफ जस्टिस ऑफ बोथ हाई कोर्ट्स shall also be members of the Judicial Commission of Pakistan for the purpose of this clause। यानी ट्रांसफ़र के लिए ये 13 मेंबर कमीशन जो है ये 15 मेंबर कमीशन बन जाएगा, ठीक है। और 15 मेंबर कमीशन में क्या है, 2 इजाफी जज आ जाएंगे, और ये 2 इजाफी जज कौन से होंगे, एक चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का जहां पर जज ने ट्रांसफ़र होके जाना है, और दूसरा चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का जहां से ट्रांसफ़र होके जाना है। तो अब ये 13 जो मेंबर्स हैं इनमें 5 की बजाय 7 जजेस हो जाएंगे, ठीक है। 15 का जो आपका पैनल बन जाएगा उसमें 7 जजेस हैं, उसके बाद फिर बाकी बार का बंदा है, यानी 8 लोग इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। 8 लोग जो हैं उस 15 वाले पैनल में इंडिपेंडेंट हैं, उसी तरह 5 तकरीबन हुकूमत के लोग हैं, 8 + 5 13, और 2 अपोजिशन के लोग हैं, ठीक है। तो अगर 8 इंडिपेंडेंट जिसमें 7 जज प्लस एक जो बार काउंसिल का नुमाइंदा है और प्लस 2 अपोजिशन के लोग बन जाए तो ये 10 वोट हो जाते हैं, और हुकूमत के पास सिर्फ 5 वोट रह जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये पॉसिबल नहीं है जिस तरह से एक एब्सोल्यूट एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी जा रही है कि भाई जज अगर हुकूमत की मर्जी से नहीं ट्रांसफ़र को कबूल नहीं करेगा तो वो जो है वो घर चला जाएगा, और हुकूमत को बहुत ज़्यादा इसमें डिसाइसिव बात दे दी गई है। तो ऐसा नहीं है, अगर 5 वोट हुकूमत के हैं तो बाकी 10 वोट जो हैं हुकूमत के नहीं हैं, और उसमें से 2 अपोजिशन के हैं और 8 इंडिपेंडेंट वोट हैं। तो अगर 8 इंडिपेंडेंट जो जजेस की फ्रेटर्निटी है, क्या वो हुकूमत की साइड लेगी या वो अपने जजेस को ज़्यादा फेवर करेगी, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं कि वो ज़्यादा बेहतर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे या वो हुकूमत के सारे एजेंडाज पे चलते रहेंगे, अनलेस वो एजेंडा उनका अपना भी हो, ठीक है। तो इसमें भी ये कहना कि हुकूमत को एक डिसाइसिव जो है वो अपर हैंड दिया गया, ऐसा नहीं है। हाँ, अपोजिशन के निस्बत हुकूमत के लोग ज़्यादा हैं कि अपोजिशन के इस कमीशन के अंदर 2 बंदे हैं, और जो हुकूमत या हुकूमत के डायरेक्ट आप कह लो अपॉइंटेड हैं जो उसकी तरफ लीन करेंगे वो 5 बंदे हैं, ठीक है। तो 2-5 का फ़र्क तो है, लेकिन बीच में जो इंडिपेंडेंट वोट है वो इतना ज़्यादा है कि वो अपॉइंटमेंट में वो कितने हैं, वो तकरीबन 5 लोग हैं, ठीक है। और जो जजेस के साथ हवाले 5 जजेस और एक 6 लोग हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट के हवाले से। और इसी तरह जो वैसे है तो उसमें वो 6 की बजाय 8 हो जाते हैं, ठीक है। तो 8 और 6 इंडिपेंडेंट्स का होना ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो ये एक बहुत बड़ा एक वोट है
जो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी जा सकता है। वो कभी भी हर दफ़ा हमेशा हुकूमत के साथ नहीं जाएगा, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और वो कभी हुकूमत से अलाइन कर सकते हैं, कभी वो अपोजिशन से अलाइन कर सकते हैं, कभी वो दोनों से हट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से क्या है कि आपने वो ये भी देखेंगे कि उनको क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मसला ये कि वो हकूमती वोट नहीं है। इस पे जो क्रिटिसिज्म की जा रही है सिर्फ किस हद तक, तो वो ठीक है कि अपोजिशन के नंबर कम हैं और हुकूमत के ज़्यादा हैं इन कमीशंस में, लेकिन एब्सोलूट या जो रिलेटिव लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो ना हुकूमत के पास है ना अपोजिशन के पास है, वो जजेस के पास है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और जो इशू आता है वो क्या है। हाँ, अब एक और मतलब इससे मिलती जुलती ये क्रिटिक तो 26th अमेंडमेंट की है। मेरा ऑलरेडी 26th अमेंडमेंट पे एक लेक्चर भी मौजूद है जो अभी मैं यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, जिस पे मैं ये लेक्चर भी अपलोड करूंगा, उसको भी देख लें। उस पर भी चीफ जस्टिस के अपने अपॉइंटमेंट के तरीके पे भी बात की गई है। तो एक क्रिटिक ये भी आती है कि जी चीफ जस्टिस जब हुकूमत अपनी मर्जी से लगाएगी तो फिर आगे कुछ रह ही नहीं जाता, आगे पोस्टिंग ट्रांसफ़र सब कुछ, जो बाकी जजेस हैं उनकी ट्रांसफ़र, उनकी अपॉइंटमेंट सब कुछ जो है, जब चीफ जस्टिस खुद हुकूमत का बंदा है तो फिर वो भी इनकी मर्जी से करेगा। अब इसमें हमने ये देखना है कि जो चीफ जस्टिस खुद है वो कैसे अपॉइंट होता है। क्या ये बात सही है या ये भी एग्जेजरेटेड बात है कि चीफ जस्टिस भी हुकूमत का बंदा है। तो अब हम इसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो आपका चीफ जस्टिस है वो कैसे अपॉइंट होता है, ठीक है। तो अब उसमें जब हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है, यहाँ से मैं आपको निकाल देता हूँ, ये मेथड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है। अब देखें इसमें क्या होगा, नॉमिनेशन द पार्लियामेंट्री कमेटी, ये अब क्या है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मेथड, ताकि हम इस बात को भी क्रिटिकली एनालाइज कर सकें कि क्या चीफ जस्टिस जो है क्या वो भी हुकूमत का बंदा है या हुकूमत को उसमें कुछ फेवर है उस प्रोसेस में, या क्या है कि वो एक सिर्फ एग्जेजरेटेड आर्गूमेंट है और बात कुछ और है, या दोनों बातों में कुछ हद तक वजन है, ठीक है। मतलब एक बैलेंस व्यू भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं कि हर बात में हुकूमत ही सही हो या हर बात में अपोजिशन ही, बात बीच बीच में भी हो सकती है। तो अब इसमें हम देखें कि जो करंट प्रोसीजर है एज पर द 26th अमेंडमेंट, तो उसमें नॉमिनेशन की क्या तरीका दिया गया, द पार्लियामेंट्री कमेटी कंप्राइजिंग 8 मेंबर्स फ्रॉम द नेशनल असेंबली एंड 4 फ्रॉम द सेनेट नॉमिनेट्स अ कैंडिडेट फॉर द चीफ जस्टिस पोजीशन, ठीक है। यानी एक कमेटी है जिसमें 8 मेंबर होंगे, नेशनल असेंबली से 4 और सेनेट से 4, और वो चीफ जस्टिस को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, यानी उसकी नॉमिनेशन करेगी। सीनियरिटी, अब द कमेटी कंसीडर द 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, यानी 3 सीनियर मोस्ट जजेस का कमेटी में नाम आएगा और उसमें से क्या है, उनमें से एक को वो पिक करेगी। 8 मेंबर्स की होगी, 4 सेनेट से, 4 नेशनल असेंबली से। कंफर्मेशन कैसे होगी, द नॉमिनेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। यानी 2/3 मेजोरिटी का क्या मतलब है कि 8 में से 6 लोग अगर किसी एक बंदे की फेवर में होंगे टू बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तब वो चीफ जस्टिस लगेगा, ठीक है। फिर प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट, उसके बाद द प्रेसिडेंट मेक्स द ऑफिशियल अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन कमेटीज रिकमेंडेशन, ठीक है। पहले क्या होता था, दो जो सीनियर मोस्ट होता था प्राइम मिनिस्टर उसको रिकमेंड करता था और वो प्रेसिडेंट उसको चीफ जस्टिस लगा देता था। तो इसमें सीनियरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। अब जो सिस्टम है उसमें सीनियरिटी के साथ फिटनेस या मेरिट को भी देखा जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो एक अच्छी बात है कि भाई सीनियरिटी सब सिर्फ सीनियर होना ही तो काफ़ी नहीं होता, केपेबल होना भी तो ज़रूरी है ना। तो उसमें 3 सीनियर जज हों, उनको अपॉइंट कौन करेगा, 8 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली एंड सेनेट। अब इनकी जो नुमाइंदगी है, यानी ये जो कमेटी बनेगी, ये ऐसे नहीं है कि भाई 8 के 8 बंदे हुकूमत में से होंगे, ठीक है ना, ये ऐसे है कि 8 के 8 बंदे ऑपोजिशन में से होंगे। इसमें जो है एक प्रोपोर्शनल फार्मूला यूज किया गया है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जिस जमात की, जिस पार्टी की पार्लियामेंट में जितनी ज्यादा सीटें हैं उस हिसाब से उसको दे दिया जाए। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टी है जिसकी 50% सीट्स हैं नेशनल असेंबली में भी और 50% है सेनेट में भी, तो जो 4 सीटें नेशनल असेंबली की हैं इस कमेटी में से उसको हाफ यानी 50%, 2 सीटें उसको वहां से मिल जाएंगी, 2 सीटें सेनेट से। लेकिन इस सिस्टम की मेरे ख्याल से जो अच्छी बात है वो यही है कि देखिए पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा जब हुकूमत में पार्टियां आ जाती हैं तो जो बड़ी पार्टियां होती हैं ना, और इसी तरह अपोजिशन की बड़ी पार्टी, वो सारे प्रिविलेजेस लेती है। यानी हर जगह अपोजिशन की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनमें अपोजिशन में से बड़ी पार्टी अपना चेयरमैन लगा लेती है, और हुकूमत में तो जाहिर बात है मौजे ही मौजे के जो बड़ी पार्टी है वो जो है ज़्यादा सारी चीज़ें ले लेगी, ज़्यादा पावर पोजीशंस पे बैठ जाएगी।
तो इस सिस्टम ने जो है वो जो छोटे प्लेयर्स हैं जो मतलब एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे आपका JUI हो गई, आपकी MQM हो गई, इसके अलावा आपकी ANP हो गई, आपकी बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो गई, आपकी MWM हो गई, बलोचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टियां हो गई, KP में और पार्टियां हैं, बहुत सी मतलब छोटी पार्टियां, तो उनको भी थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि बहरहाल वो भी तो कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के मैंडेट को रिफ्लेक्ट करती हैं ना। तो अब क्या होगा कि जो बड़ी पार्टी है उसको उसके हिसाब से सीटें मिल जाएंगी, फिर उससे छोटी को फिर उससे छोटी, यानी सारी पार्टियों को उनके साइज के मुताबिक कुछ ना कुछ सीटें मिल जाएंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट और अपोजिशन। ठीक है। तो इसमें ये कहना कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट को फेवर किया गया है, तो ये एक बाकायदा प्रोपोर्शनल असूल के ही खिलाफ बात है, एग्जेजरेटेड है। मतलब ये है कि जो बड़ी पार्टी है उसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, दूसरे नंबर वाले को दूसरे नंबर तक, तीसरे वाले को तीसरे पे, चौथे वाले को चौथे पे। अब यहाँ पे आगे जो बात आती है वो ये है कि ना सिर्फ एक ये चेक रखा गया है, बल्कि ये भी चेक रखा गया है कि अगर हुकूमत के पास ज़्यादा सीटें हैं तो वो फिर भी 2/3 मेजोरिटी से आपने एक बंदे को चीफ जस्टिस के लिए इलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। तो इट मीन्स कि आपको अपोजिशन में से भी कुछ पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशनल और ज़्यादा प्रोपोर्शनल, ज़्यादा इगैलिटेरियन किस्म का सिस्टम है जिससे आपका चीफ जस्टिस आएगा, ज़्यादा बड़े कंसेंसस से आएगा, ज़्यादा ज़्यादा मुख्तलिफ सोसाइटी के जो ओपिनियंस हैं उनकी कंसेंसस से आएगा। प्लस ये है कि वो मेरिट पे भी आएगा, कि वो ज़रूरी नहीं कि वो सीनियर है तो वो कैपेबल भी हो, लेकिन हो भी सकता है। तो अगर सीनियर पे एग्रीमेंट हो जाए तो वो, तो ये मेरे ख्याल से एक और लेयर ऐड करना, it adds to the merit of the person next appointed to be the chief justice। ठीक है। तो इसमें ये मेरे ख्याल से कोई इस आर्गुमेंट में वजन नहीं है। और ये देखें, सिर्फ एक दफ़ा के लिए तो प्रोसेस नहीं हुआ ना, ये प्रोसेस हुआ है फॉर एवर। मतलब अगला चीफ जस्टिस भी इसी तरह आएगा, उससे अगला भी, उससे अगला भी। तो जब भी इलेक्शन के बाद पार्टी पोजीशन चेंज होगी तो जो अगली बड़ी पार्टी है उसको और ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखें, दोनों जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस की ट्रांसफ़र और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, तो इन तीनों में हुकूमत को जिस तरीके से कहा जा रहा है फेवर मिली है वो नहीं है। हाँ, उस कमेटी में जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है या ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है, उसमें हुकूमत के नंबर्स ज़्यादा हैं अपोजिशन के नंबर से, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो जजेस प्लस जो बार काउंसिल का मेंबर है वो है। अगर उनको मिलाएं तो वो इन दोनों से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ तक बात ठीक है। जबकि जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है, इसमें ये आर्गूमेंट स्टैंड ही नहीं करता कि हुकूमत को फेवर दी जा रही है। इसमें सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जो पार्टी है उसको उसके साइज के हिसाब से सबसे ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, दूसरे नंबर वाले को दूसरे नंबर पे तीसरे, और छोटे प्लेयर्स को भी एक वेटेज दी गई है क्योंकि वो अपने कुछ मखसूस इलाकों की, जिनके पास ये पोटेंशियल ही नहीं है कि वो वहां से कोई पावर में आ सके, एटलीस्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में तो जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है उसमें तो उनकी से होना। तो ये एक बेहतर प्रिंसिपल है और इसमें हुकूमत को फेवर नहीं की गई। फिर इसमें एब्सोलूट मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी का भी एक प्रोविजन डाला गया है। तो मेरे ख्याल से इसमें ये ओपिनियन एग्जेजरेटेड है कि भाई ये चीज़ हुकूमत को फेवर करती है। ये जो पार्टीज हैं उनकी जो पार्लियामेंट में साइज है उसके हिसाब से उन्हें फेवर करती है, लेकिन ये साइज चेंज होता रहता है। आज कोई पार्टी अक्सरियत में है, कल कोई होगी, परसों कोई होगी, तो उसी हिसाब से ये सीट्स चेंज होती रहेंगी और फिर उनकी पावर भी चेंज होती रहेगी कि वो किस तरीके से अपना जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस जो है वो, उसमें उनकी से कितनी होगी। ठीक है। तो ये हुकूमत और अपोजिशन नहीं, ये पार्टी पोजिशन की बात है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो आर्गूमेंट है जो क्या आता है वो ये है कि जी आर्टिकल जो है उसमें हमने देखना है वो हमारा आर्म फोर्सेस का आ जाएगा, उसको भी हम देख लेते हैं। जी, आर्टिकल 243 में यानी अब क्या है कि आपको एक यूनिफाइड कमांड उन्होंने दे दी कि एक नया ओहदा क्रिएट किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो कि आर्मी चीफ ही होगा और वो तीनों ब्रांचेस ऑफ जो मिलिट्री हैं प्लस स्ट्रेटेजिक कमांड उन सब का हेड होगा। तो इसका जो मेरिट कहा जाता है वो ये है कि फोर्सेस की इंटीग्रेशन होगी और इंटीग्रेशन की ज़रूरत है क्योंकि जो जिस तरह से वॉरफेयर इवॉल्व हो रहा है तो उसमें ये बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सकता है। ठीक है। और इसका जो डीमेरिट है वो भी अपनी जगह है कि भाई एक खास फर्द को जो करंट आर्मी चीफ हैं उनको जो है फेवर करने के लिए कि भाई उनको उनका टेन्योर और ज़्यादा मिल जाए, तो ये भी हो सकता है। तो हम इसके दोनों मेरिट्स की ही अपनी जगह वजन है कि ऑपरेशनली अगर
ज़ाहिरी बात है जो कि अगर ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि हम अपनी फौजी फोर्सेस को इंटीग्रेट कर लें, उनकी इंटीग्रेशन बेहतर करें, तो थ्रेट्स तो हमारे पास हैं। इंडिया से हमें रिसेंटली वॉर हुई है और अभी भी थ्रेट है, और इसी तरह अफगानिस्तान वाला मामला भी है। तो इंटीग्रेशन फोर्सेस की होनी चाहिए, अगर वहाँ के लोग समझते हैं कि होनी चाहिए फोर्सेस की, अंदर मौजूद एक्सपर्ट्स तो ये होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो मेरिट मतलब ये है कि पोलिटिसाइज केस से एक बंदे को फ़ायदा हो रहा है मौजूदा आर्मी चीफ को, तो वो बात भी अपनी जगह ठीक है कि जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिफेंस फोर्सेस इन्हीं करंट आर्मी चीफ को लगाया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इनको मजीद इनको एक्सटेंशन मिल गई है 2030 तक। ठीक है, तो ये दोनों बातें अपनी जगह पे ठीक हैं। इसका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जो इनको क्या कहते हैं जी, रिकमेंडेशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज अपॉइंटेड द कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड फ्रॉम द। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, मतलब एक नया जो एक रॉकेट फोर्स, ये भी वो स्ट्रक्चरल मामला आते हैं कि अभी कुछ अर्से महीने पहले जो आर्म स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स बनाई गई है, तो उसके लिए जाहिर बात है कमांडर की भी ज़रूरत हो, क्योंकि ये अंदर मिलिट्री के अपने स्ट्रक्चर की चीज़ है। और आई एम नॉट मच क्वालिफाइड और स्पेशलिस्ट टू टॉक अबाउट दैट, लेकिन अगर वहाँ के लोग समझते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी, वेयर फेडरल प्रमोट्स अ मेंबर। अच्छा, अब ये जो लाइफ लॉन्ग प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, अब इसमें जो एक क्रिटिक हो रही है वो ये है कि ता हयात मरात वगैरह, और ये नहीं होना चाहिए। तो देखें, उन्होंने अब यहाँ आइन में एक पोजीशन क्लियर की है कि भाई क्या होना चाहिए। तो अगर आपका कोई नेशनल हीरो है तो ठीक है, ऐसी चीज़ें उनको दे दें जिससे वाइडर आपकी पॉलिटिक्स या आपकी ओवरऑल कम्युनिटी या सोसाइटी पे कोई इतना मसला नहीं पड़ता। तो नेशनल हीरो के तौर पे रैंक आप दे दें, इनको यूनिफॉर्म दे दें, प्रिविलेज दे दें, ये तो ठीक है। लेकिन जो ये म्यूटेटस मुटेंडस इनको एक्सटेंड जो दी गई है इम्यूनिटी, ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती। देखें, ये एक सदर को भी जो दी गई है और इनको भी दी गई है, ये कहीं पर भी इसकी हमें प्रेसिडेंट भी नज़र नहीं आता, और ये पाकिस्तान के आइन की भी मतलब रूह के मुतसादिम एक चीज़ है। ओवरऑल जस्टिस के प्रिंसिपल्स उनके भी खिलाफ है, फिर हमारे इस्लामिक टीचिंग्स भी, कि भाई अगर आपने ठीक है रोल तक, जब तक आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इम्यूनिटी को एंजॉय करें। उसके बाद जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, तो अब आप फर्दर तो जो है वो ऐसे ना होना। ठीक है, तो इस चीज़ पे जो क्रिटिसिज्म है उसमें बिल्कुल वजन है। कोई भी किसी भी फर्द को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर रहा है बीइंग अ नेशनल हीरो, उसको दे दें, लेकिन उसके बाद अगर वो कुछ करता है तो उसको जाहिर सी बात है उसके ऊपर आप केसेस डाल सकते हैं। हाँ, टेन्योर आप ये कर दें कि जो टेन्योर के अंदर उन्होंने चीज़ें की, अगर बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रोवर्सी कोई क्रिएट हो सकती है, लेकिन उस वक्त वो ज़रूरी थी, तो उस टेन्योर के अंदर जो कुछ हुआ उसको इम्यून कर दें, कि बाद में भी उसमें यह है कि कोई सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, उसके बाद तो ही इज़ एन ऑर्डिनरी सिटीजन ना, तो उस कैपेसिटी में अगर वो कोई अब्यूज़ ऑफ पावर या कुछ ऐसा करता है, तो उस पर सदर पे भी और जो आपके फील्ड मार्शल और बाकी लोग हैं उनके ऊपर इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ जो है ये सही नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जी जो आखिरी पॉइंट यहाँ पे था टेक्नोक्रेट की, जो ये हम इसको पहले ही डिस्कस कर सकें कि जब एक क्राइटेरिया दिया है तो इट मीन्स इट इज़ अ गुड थिंग, कि भाई इस तरह के लोग हों, तो वही जब टेक्नोक्रेट वाकई होगा तो वो एज एन एडवाइज़र अच्छा काम करेगा। अगर कोई जस्ट ज़ाती पसंद के हवाले से अपॉइंटमेंट होगी या किसी को नवाजना होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ ख़जाने पर बोझ होगा। तो ये अब हमने इसके जो हैं वो सारे आप ऐसे समझ लें कि जो भी हमारे पास इसके प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। मेरिट्स डिमेरिट्स को, अब जो अगली चीज़ हमारे पास आती है वो आते हैं प्रेसिडेंट्स, कि एक ये क्रिटिक भी हो रही है कि जो हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अलग कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया गया है, तो ये दुनिया में ऐसे कहाँ होता है कि अदालत या जो कुछ हमारे जजेस जो एक पोजीशन ले रहे हैं कि देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम कोर्ट, इसको बाइफरकेट नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से हमारे पास बहुत से प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। मैं चेक करता हूँ कि अगर यहाँ पर हमारे पास आ जाए तो। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने उसको सर्च में तो नहीं किया हुआ, लेकिन ये कि मैं आपको फ़र्दन फ़र्दन जो है वो नाम बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट्स हमारे पास क्या हैं। प्रेसिडेंट्स में हमारे पास जो है वो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसे ही हैं, जो बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, और भी आप ऑस्ट्रिया को कह लें,
तो अदर देन यूके ये सारे मुल्क, ठीक है, ये सारे मुल्क जो हैं इनके अंदर जो हैं जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सारे जो हैं वो उनमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ठीक है। रेगुलर कोर्ट्स अलग हैं और सब जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं और जो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए वो अलग से हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखने के लिए अलग से हैं, ठीक है। फ्रांस के मशहूर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, उनमें रेगुलर मामला चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, फिर क्रिमिनल और सिविल अलग से मामला चलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को लेके अलग होता है। तो ये क्रिटिसिज्म या तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है, या किसी अपने जजेस के कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं जो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, या फिर ये है कि इसमें मतलब ये है कि एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। वरना अगर आप इन सारे सिस्टम्स की स्टडी करें जिनमें मैंने आपको बता दिया कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यानी यूरोप की सारे बड़े मुल्क ब्रिटेन को छोड़ के, ठीक है, तो वहाँ सब में ये था। तो ब्रिटेन का अगर आप मॉडल उसी पे चलना चाहते हैं तो ब्रिटेन में तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अर्से तक पहले नहीं था, वही उनका जो लॉर्ड चांसलर था वो फैसले करता था, तो आप फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ख़त्म ही कर दें, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। और अगर आप इसको कहते हैं जी अमेरिका में अगर इसके कंपेयर करें तो अमेरिका में तो फिर और ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि वहाँ पे तो क्लियर कट आज से नहीं 2-2.5 साल से यही बात है कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो उसमें वहाँ प्रेसिडेंट का रोल बहुत ज़्यादा है और आपको पता है कि ट्रम्प जैसा बंदा अगर जजेस लगा रहा हो, ठीक है, तो वो फिर अगर हमारे मुल्क में अगर ये शोर डला हुआ है तो फिर उधर भी डले, लेकिन वहाँ कभी ऐसे शोर नहीं डलता क्योंकि वहाँ पे ये है कि ठीक है कि प्रेसिडेंट की मर्जी से एक बंदा आता है, लेकिन वो जज होता है बहरहाल और वो अपनी मामलात को सही तरह चलाता है, अनलेस कुछ चीज़ों में उसका बाइस हो। तो वो अमेरिकन सिस्टम भी हमारी तरह है, ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं कह रहा हूँ, मैं ओवरऑल इससे एग्री नहीं करता, लेकिन कि भाई जिस तरह हुकूमत जो है वो जजेस लगा रही है तो अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर ये बात कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग नहीं होने चाहिए या नहीं हो सकते दुनिया में, क्या मिसाल, तो ये मैंने आपको सामने यूरोपियन कंट्रीज़ की, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया की मिसालें दे दी, इन सब में ऐसे ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी क्रिटिक हो रही है प्रेसिडेंट के हवाले से कि भाई जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, तो वो भी जो है ना, ये भी अजीब ही बात है कि भाई पूरी दुनिया में तो ऐसे नहीं होता लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है। तो इसकी भी हम जो है प्रेसिडेंट्स को देखते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हवाले से हमारे पास क्या प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये मैंने कल परसों 3-4 दिन पहले, जाहिर सी बात है जब वीडियो बनानी हो कुछ रिसर्च भी करनी पड़ती है, तो उसमें ये मैंने देखें सर्च किया था कि यूनिफाइड मिलिट्री स्ट्रक्चर्स अंडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें देखें नेटो तो चले एक अलायंस है, उसको हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या मिसाल आ रही है यूके की, ठीक है जी। अब यूके में क्या है, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द प्रोफेशनल हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड द सिंगल पॉइंट ऑफ मिलिट्री एडवाइस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें मजीद हम इसको डिटेल से देखते हैं, ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पावर्स। अब आप देखें यहाँ पर जिस तरह हमने किया है अभी, बिल्कुल इसी तरह यूके ने भी किया है कि द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द यूकेज मोस्ट सीनियर यूनिफॉर्म्ड मिलिट्री ऑफिसर एक्टिंग एज द प्रोफेशनल हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड द प्राइम प्रिंसिपल military advisor to prime minister and the secretary of state of for defense. The CDS is responsible for strategic direction of the military, but the government exercises day-to-day command and control through the Ministry of Defense. ठीक है, ये बातें तो वही हैं जो हमारी भी थी। अब देखें बिल्कुल जो हमने अभी किया ये कुछ अरसे पहले इन्होंने भी किया, ब्रिटिश ने भी। रिसेंट रिफॉर्म्स हैव प्लेस्ड द सर्विसेज चीफ्स अंडर द कमांड ऑफ द सीडीएस, ठीक है, यानी जो अभी जो सीडीएस हमारा है, इसी तरह ब्रिटेन में भी सारे सर्विसेज के चीफ्स उसकी कमांड के अंडर होंगे, विच गिव्स द रोल मोर डायरेक्ट अथॉरिटी देन इन द पास्ट। जैसे कि अभी हमें ये लगता है कि भाई तीनों जो हैं फोर्सेस वो एक ही में आ जाएंगी, तो ये ब्रिटिश फोर्सेस के अंदर भी यही चीज़ हुई है कुछ अरसे पहले, ठीक है। तो उसमें ये कहना कि सिर्फ ये पाकिस्तान में हुआ है या एक पर्सन को नवाजने के लिए हुआ है, तो एक लिहाज से ठीक है कि चलें जी एक पर्सन, जाहिर बात है जो आर्मी चीफ है वही इससे फ़ायदा उठाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहें कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता तो वो ऐसी बात नहीं है। दुनिया में आपके सामने ब्रिटिश जो मिलिट्री है उसका यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे भी देख लें कि ये इसकी ये प्रोफेशनल हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज लीड्स द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेज एंड होल्ड्स द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री पोजीशन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें कमांड ऑफ सर्विसेज चीफ्स, रीसेंट रिफॉर्म्स हैव प्लेस्ड द सर्विसेज चीफ्स अंडर द कमांड ऑफ द सीडीएस, अ चेंज फ्रॉम प्रीवियस स्ट्रक्चर्स। जो हमने अभी की है ये पहले ब्रिटेन में हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट कंट्री है, कनाडा। कनाडा में भी देखें द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कमांड्स द कैनेडियन आर्म फोर्सेज एंड ओवरसीज अ यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कैनेडियन हमारे पास आ गया। अब इसमें भी आप देखें डायरेक्ट कमांड कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैनेडियन आर्म फोर्सेज,
ठीक है। तो इसमें भी हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास फ्रांस है। फ्रांस ऑपरेट्स अ सिमिलर मॉडल विद द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन्वॉल्व्ड इन इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस एंड एडवाइसिंग द गवर्नमेंट। ये देखें, अब फ्रांस के अंदर भी क्या है, कमांड एंड कंट्रोल। द सीएमए कमांड्स द फ्रेंच आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग द स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड कन्वेंशनल फोर्सेस अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्रीज डेस आर्म डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये भी वही बात है। ठीक है, इसी तरह हम देखें कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है। इन्होंने जो है जब 2019 में मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर अपना चेंज किया था, और वो एक जर्नल को इन्होंने बनाया था चीफ सीडीएस, और फिर उसको हेलीकॉप्टर में उड़ा भी दिया था। ठीक है ना, यानी उस वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया था। तो इंडियन स्ट्रक्चर भी समवट हमारी तरह का ही है। लेकिन इंडिया को हम बाद में देखेंगे जब यूके, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपके पास देखें नीचे ये पूरी लिस्ट है, स्पेन, इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया, और फिर रिसेंटली, यानी इन सब को देखते हुए पाकिस्तान ने ये जो है मॉडल अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो इसमें हम ये कहें कि दुनिया में कहीं नहीं होता, तो ये इन सारे मुल्कों से बाहर कोई दुनिया है मुझे बताएं। यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया। इंडिया तो चलें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है, लेकिन यूएस हो गया, चाइना, रशिया हो गया, तो सारी बड़ी पावर्स जो दुनिया में मिलिट्री पावर्स हैं, उनका यही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने अपनाया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट्स के हवाले से अगर क्रिटिक की जाए तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि एक बंदे को नवाजने के लिए ये किया गया है, तो उसमें बहरहाल कुछ ना कुछ वजन है। लेकिन फिर वही बात है कि वही बंदा अगर आर्मी चीफ के तौर पे बैठा है, तो जब भी ऑपरेशनली इन चीज़ों को चेंज किया जाएगा तो फिर वही बनेगा ना। ठीक है, तो इसमें दोनों साइडों के बातों में वजन है, लेकिन इस बात में वजन नहीं है कि भाई इसमें हमें प्रेसिडेंट्स नहीं मिलते। ठीक है, प्रेसिडेंट्स आर देयर। अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ जो है वो क्या है कि ये सब तो हो गया, लेकिन इसमें मिसिंग क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ मिसिंग? अब मिसिंग में आप देखें तो सबसे पहले जो दो चीज़ें जो इनिशियल ड्राफ्ट में डाली गई थी और जो वाकई ही आवाम के लिए फ़ायदेमंद थी, एक क्या थी, नेशनल नेशनल फाइनेंस कमीशन या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस। ठीक है, इनकी रिवीजन। दूसरी चीज़ क्या थी, लोकल गवर्नमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ये चीज़ें मिसिंग है। मतलब जो अगर आपने कोई क्रिटिक करनी है और इस सिस्टम पे 27th अमेंडमेंट पे, तो असल मामला ये है, आप देखें इस पे आपको ना ऑपोजिशन एक लफ्ज़ बोलती हुई नज़र आएगी, ना आपके जो कह लें कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जिनकी बात सुनी जाती है, वो भी एक उस फ्रेंजी में मुब्तला है, और जी ये हो गया तो वो हो गया, ये हो गया, मामला ख़राब हो गया। भाई असल मसला ये है कि जब हुकूमत ने नेशनल फाइनेंस कमीशन बना दिया और उसके बाद एक फार्मूला तय हो गया कि पैसे जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो सूबों को इतने परसेंट मिलेंगे, तो अब उसी पैटर्न पे आइन के अंदर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को भी बनाना है। आपने आपने ये बताना है कि भाई ठीक है, इतने पैसे नेशनल एक्सचेकर से पंजाब के पास आ गए, अब पंजाब आगे अपने डिवीजन्स पे, अपने अजला पे उन पैसों को किस प्रोपोर्शन से खर्च करेगा, ताकि इस चीज़ को देखा जा सके कि सारा पैसा लाहौर पे ना लग जाए। ठीक है, इसी तरह अगर सारा पैसा सिंध से, वफाक से सिंध को मिल गया, तो अब सिंध अपने सारे अजला में, अपने सारे डिवीजन्स में वो क्या है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा। ठीक है, केपी में सारा कुछ पेशावर पे नहीं लगेगा, बल्कि पूरा जो आपका साउथ केपी है, जो आपके एक्स पार्टा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी तरक्की में लगेगा। इसी तरह फिर आपका बलूचिस्तान में सब कुछ कोयटा नहीं है, लेकिन बाकी जो आपके सबसे बड़ा टेरिटरी वाइज प्रोविंस है, तो बाकी प्रोविंस की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे भी कुछ लगे। तो इसमें आइन में जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी, जो इस अमेंडमेंट से हमें उम्मीदें पैदा हुई थी कि भाई ये चीज़ अच्छी होगी, ये नहीं हुई। पीएफसी का कोई फार्मूला जो है तय नहीं किया गया, बस नेशनल फाइनेंस कमीशन तय है, बस वफाक से सूबाई हुकूमत तक पैसे आ जाएं। आगे सूबे की हुकूमत पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो पैसे जो है वो आगे अपने बुनियादी जो अजला हैं उन पे किसी खास फार्मूले तक लगाएं, कि भाई सखर में बैठा हुआ बंदा, लाड़काना में बैठा हुआ बंदा, वो जो है वो भी उसी तरह से खुश हो जैसे कराची में। बहरहाल कराची के हाल भी बुरा ही है, लेकिन कराची जैसी डेवलपमेंट तो हो कम से कम। ठीक है, हाफिजाबाद में बैठा हुआ बंदा, मुल्तान में बैठा हुआ बंदा, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में बैठा हुआ बंदे को भी उतनी ही डेवलपमेंट मिले या इम्कानात पैदा हों जितनी लाहौर में है। डी आई खान में बैठा हुआ, बन्नू में बैठा हुआ बंदा, या फिर आपके जो एक्स फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको भी वही डेवलपमेंट नज़र आए जो पेशावर में है। ठीक है, इसी तरह कोयटा ही सिर्फ ना डेवलप हो, बल्कि गवादर, बसनी, जीवनी, आपका नसीराबाद, जाफराबाद, जोब, ये सारे इलाके भी डेवलप हों। तो ये चीज़ जो है
इस पे एक मुजरिमाना खामोशी हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से है। यानी आप देखें कि अपोजिशन की जितनी भी क्रिटिक है वो क्या है कि वो वही बात है कि जो एक उनका मंजन है वो उसी को लेके है, जो मेन इशू है उस पर वो भी बात नहीं कर रहे। इसी तरह आपके जो ज़्यादातर आपके इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो भी खामोश हैं, वो भी उसी, क्योंकि एक कंटेंट बनता है, पॉपुलैरिटी आती है, व्यूअर्स आते हैं, तो वो व्यूज़ आते हैं, तो वो भी जो असल मसला है उसको नहीं लेके चल रहे, उसी फ्लो में वो जा रहे हैं कि भाई ऐसे ही। तो ये सबसे बड़ा एक मसला है कि एनएफसी को का जो रिवीजन या पीएफसी की रिवीजन के हवाले से जो बातें शुरू हुई थी उसको बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया गया, उस एजेंडे को नहीं लेके चले। ठीक है, दूसरा जो इससे रिलेटेड एक और मसला है वो लोकल गवर्नमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी आपका आइन आपको बताता है कि आपकी वफाकी हुकूमत कैसी होगी, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, आपका आइन बताता है आपकी सूबाई हुकूमतें क्या होंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आवाम के लिए स्ट्रक्चर है, टीयर है, वो कौन सा है? वो लोकल गवर्नमेंट्स का है, जो इंश्योर करे कि उनके मसाइल उनके डोर स्टेप्स पे हल हों। तो उसके हवाले से हम देखते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। यानी उसमें ना उसमें ये बताया गया, आइन के अंदर तय किया गया कि भाई कितनी मुद्दत होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स की, इलेक्शंस को मैंडेटरी नहीं किया गया, उसका स्ट्रक्चर वाजे नहीं किया गया, कोई आईनी प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये दो, मतलब हम कहते हैं ना कि अवाम को क्या मिला। जी, अवाम को क्या मिला? तो अवाम को यहाँ से मिलना था, और अवाम खुद भी इसके हवाले से कोई बात नहीं कर रही। वही एक जो अपोजिशन का एक नैरेटिव है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन वो एक एग्जेजरेटेड चीज़ है जिसमें अगर वो कुछ चेंज भी हो तो तब भी अवाम को कुछ नहीं मिलना। ठीक है, अवाम को ये मिलना था कि भाई अमेंडमेंट में इस जगह से यहाँ से कोई चीज़ मिले, यहाँ से कोई रास्ता बने, लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हो। ठीक है, उसको कोई हुकूमत सूबाई छेड़ ना सके, जब वक्त पे ड्यू हो इलेक्शन करवाए उसमें कोई इंटरवेंशन ना करे, और लोकल लोगों को रिसोर्सेज, और उसी में रिसोर्सेज से ही फिर वो पीएफसी, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन की बात आती है कि उसका फार्मूला भी तय हो, ताकि हर ज़िले को उसका अपना हक मिले। जब ये चीज़ें होंगी तो हम इंक्लूसिवली डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है, इतना बड़ा मतलब जो है कि भाई 27th अमेंडमेंट एक बड़ी अमेंडमेंट है जिसने जुडिशियल और मिलिट्री साइड पे रिफॉर्म्स की, कुछ उसमें चीज़ें अच्छी हैं, कुछ उसमें चीज़ें हैं जिन पे हमें नज़र रखना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट्स और जो मिसिंग है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हमें एक बैलेंस्ड व्यू मिले और हम इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और उसमें यह है कि आपको जो नॉलेज दी गई है वो आपके लिए आगे कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी और ओवरऑल भी आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। मजीद ये है कि अगर आपने CSS के हवाले से, PMS की, PSS या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस या जॉब के हवाले से तैयारी करनी है, क्लासेस लेनी है, नोट्स, मटेरियल प्रिपरेशन का, लेक्चर्स ऑनलाइन या अकेडमी में रावलपिंडी में, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0304591028 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सर्विसेज मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि और भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि आप हैंड रिटन नोट्स मेरे ले सकते हैं। ठीक है, इसी नंबर पे आप रब्ता करके, ठीक है, 0304591028 है, ये नंबर है। ठीक है, इस पे ये आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, CSS के, PMS PCS के। ठीक है, सारे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, 425 कंप्लीट हैंड रिटन एसेज हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बाकी ये है कि ये सारी लिस्ट है आपके पास, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तकरीबन काफ़ी सारे कवर किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में की जो है कोर्स वो भी करवाता हूँ, उसमें भी मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप मुझसे ये भी सीख सकते हैं। अगर आपने ये कोर्स सीखना है तो उसके हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट 22 लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ साथ बाकी जो है गाइडेंस वगैरह मिलती जाएगी। और ये सब चीज़ों के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, यानी 0304591028 व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस कॉल या फिर सॉरी आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कॉल आप नहीं करेंगे, कॉल मैं नहीं लेता। बाकी ये है कि आप इस तरीके से वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। अपनी ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर दें, ये यूट्यूब पे भी, फेसबुक पर भी, और मेरे व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उन पे भी ये शेयर हो जाएगा लेक्चर कुछ देर में। और उसके बाद ये है कि आप फीडबैक ज़रूर दें, आपके फीडबैक से ही जो है वो चीज़ें और बेहतर होती हैं। कोई चीज़ इसमें मिसिंग रह गई हो, ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। ठीक है, और आप मुझे फिर से 0304591028 पर वॉइस मैसेज या कॉल या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, कॉल आप नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपका दिन मज़ीद अच्छा गुजरेगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।